जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कार्बन से रिलेटेड है, तो इस वजह से हमने कुछ नेम रख दिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। अगर मेटल का कभी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए कार्बन के साथ, तो उन सारों को ही हमने क्या नाम दे दिया, ऑर्गेनोमेटालिक, क्योंकि मेनली कार्बन की केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक है, मिथाइल इथाइल मीथेन प्रोपेन सारे। होना तो बेटर ये चाहिए था कि मिथाइल इथाइल को ही ऑर्गेनोमेटालिक कहते, लेकिन एक नेम डेफिनेशन की वजह से ऐसे आ गया भी कार्बन हो बस, चाहे वो सीओ ही हो, सीओ अब ऑर्गेनिक तो नहीं मानते, इनऑर्गेनिक है, चाहे वो साइनाइड हो, सीएन भी हम ऑर्गेनिक नहीं मानते, लेकिन इसने डेफिनेशन की वजह से सारे इंक्लूड कर दिए कि जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गेनोमेटालिक। तो एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अलग से ब्रांच है, मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनाओ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक। जैसे एग्जांपल ग्रिग्नार रीजन की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनोमेटालिक है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, ये ऑर्गेनोमेटालिक है, यस। लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे करेगा भी क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक है, तो हमें पता है इसमें तो O जुड़ गया, ईथर आ गया, O अगर मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट, तो नहीं, इसे हम ऑर्गेनोमेटालिक नहीं कहेंगे। तो अगर कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है मेटल के साथ, उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आगे दो तरह क्लासिफाई किया हुआ है इन्हें, एक है सिग्मा बॉन्डेड और एक है पाई बॉन्डेड। सिग्मा और पाई बॉन्डेड क्या है? पहला है सिग्मा बॉन्डेड, जनरली तो डायरेक्ट कार्बन का मेटल के साथ जो बॉन्ड बना है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। ये लाइन आपको शायद अभी ना समझ आए, लेकिन कंपैरिजन से समझ आएगी। कुछ एक पाई बॉन्डेड हैं, पाई बॉन्डेड का मतलब क्या है, कुछ एक लीगेंड नई तरह के हैं जिन्हें हम कह रहे हैं नॉन क्लासिकल लीगेंड्स। नई थ्योरी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर रही है कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है। ये आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है बेंजीन है, बेंजीन दो लगे हुए हैं क्रोमियम के साथ, क्रोमियम बीच में रखा हुआ है और आपको बॉन्डिंग ऐसे बीच में से दिखाई जा रही है, बीच में से दिखाई जा रही है मींस ये कहना चाहता है कि जो क्रोमियम के बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड का मतलब कितने पाई हैं, 6 पाई हैं। ये कहता है जब ये लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लोन पेयर तो है नहीं कोई, लोन पेयर नहीं डोनेट कर रहा, लोन पेयर कर रहा तो नॉर्मल में आया था सिग्मा में, लेकिन इसमें लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की एक रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं और पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है क्रोमियम को। अगर कोई ऐसा नॉन क्लासिकल में रखा है हमने, अगर कोई ऐसा हमारी समझ से भी ऊपर जा रही है चीज, क्योंकि हायर क्लास में आएगी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्डिंग कैसे समझ आएगी, तो ऐसे अलग से जो लिगेंड बने हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर रहा है, उसे अलग से नाम दिया जा रहा है, कौन से, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। और इन्हें हम नॉन क्लासिकल इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़े नहीं, लास्ट पे एक दो बताए हैं आपको बस कि आपको पता हो, अदरवाइज हायर क्लासेस में आएंगे। कभी रिंग यहां से स्टार्ट हो, देखना बीच में से लाइन स्टार्ट हो, बीच में से लाइन स्टार्ट हो तो आप मान के चलो भी इसमें जो डोनेशन है वो लोन पेयर की नहीं हो रही, वो किसकी हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की हो रही है। यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग बन गई वो डोनेट कर रहा है क्रोमियम को, इस तरह के लीगेंड को अलग नाम दिया जाता है नॉन क्लासिकल लीगेंड, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को फिर अलग से नाम दिया जा रहा है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हमें मान के चलो भी, हमें क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपको कि डिफाइन करो,
ये तो डेफिनेशन तो सिंपल है कि सिग्मा डोनेट हो रहे हैं तो सिग्मा, पाई डोनेट हो रहे हैं तो पाई बॉन्डेड। हमें क्या क्वेश्चन आएगा, हमें 2-3 लिगेंड है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इनके बारे में याद करना है। एक तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि एक ही लिगेंड कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, तो हमें पता भी 6 कार्बन है इसमें जितने रिंग में है। जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ना उसे हम ऐसे लिख देते हैं ईटा 6, ईटा बोला जाता है ईटा 6, और इसे कहते हैं हिपैटिसिटी। एक तो इस एबनॉर्मलिटी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीजें की हैं, हमने एक टर्म बना दी कि हम ये बताएंगे भी कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं क्रोमियम से, एक नहीं जुड़ा। जनरली तो सिग्मा में तो एक एटम उस पे लोन पेयर है, एक इधर से मेटल खाली डी है, बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ फिर एबनॉर्मल सी चीजें होंगी, एक एटम नहीं जुड़ा, कितने एटम जुड़ रखे हैं 6। तो जितने भी कार्बन रिंग वाले हैं सारे जितने भी जुड़ेंगे उसे हम उसका नंबर बताते हैं, ऐसे उसे कहा जाता है हिपैटिसिटी ईटा 6। और दूसरी बात, लीगेंड, एक लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो दो नहीं कर रहा, दो नहीं कर रहा। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सारे के सारे डोनेट कर रहा है। कितने, 6 पाई हैं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने किए जा रहे हैं, डोनेट कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही लीगेंड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से दो चीजों पे हमें ध्यान देना है, और बहुत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हार्डली आई थिंक 3 या 4 होंगे मैक्सिमम जो हमें दिए हुए हमारे सिलेबस में। तो ये लास्ट पे एक टॉपिक ऐसा रखा हुआ है कि जिससे अगर कभी हायर क्लास में केमिस्ट्री पढ़ने लगी तो तुम्हारा लिंक बनेगा। हमें तो सिंपल एक आइडिया सा दिया हुआ है भी कुछ आगे एडवांस होगी कोऑर्डिनेशन, कुछ ऐसे लीगेंड आ जाएंगे जिसमें सिग्मा नहीं पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पाई कौन कौन से कितने हैं वो हम बताते हैं, हिपैटिसिटी हो गया और डोनेट कितने करता है, और इसका नेम रखा हुआ है, इसे कहते हैं डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम। ठीक है, एक ये याद कर लो, डाई बेंजीन क्रोमियम मींस हमें अगर आ जाए डाई बेंजीन क्रोमियम के बारे में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला, इसमें जो लीगेंड है उसकी हिपैटिसिटी कितनी है, तो हम कहेंगे 6 है, इसे लिखा जाएगा ईटा 6। दूसरा, एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 डोनेट करता है। तीसरा, अगर EN कभी आ जाए तो EN अब नॉर्मल हमारा फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमें सीधा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है। तो अगर मैं इसका EN निकाल लूं डाई बेंजीन क्रोमियम का, तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 24 है। देखो क्या इसने कोई लूज या गेन किया है, तो हम कहेंगे नहीं, बेंजीन 0 है, इस पे भी चार्ज 0 ही आएगा। अगर चार्ज 0 है तो ना तो इसने कोई लूज किया है ना इसने कोई गेन किया, ना लॉस ना गेन। ठीक है, तो क्रोमियम पे 0 है मींस 24 के 24 इसके पास। एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 6, तो दो बेंजीन कितने देगा, 12। तो हम कहेंगे भी यहाँ पे जो डोनेशन हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 12 की हो रही है। 24 और 12 कितने हो गए, 36। तो इनका EN अगर पूछा जाता तो आपको वो फॉर्मूला शायद आपका काम ना करे, सीधा ऐसे सोच के निकालना पड़ेगा भी क्या कोई लूज किए हैं कितने गेन किए। तो एक बेंजीन 6 देगा, दो बेंजीन कितने देंगे, 12। तो टोटल EN कितना आ जाएगा इसका, 36। तो पहला तो ये याद कर लो, डाई बेंजीन क्रोमियम इसका नेम है। इन्हें कॉमनली ऐसे कंपाउंड को एक और वर्ड मिलेगा, सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर और नीचे बीच में मेटल दबा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें एक नाम दिया जाता है सैंडविच कंपाउंड। डेफिनेशन सिंपल है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। और हमारे लिए नई चीज ये वाली है, इस पे ध्यान देना है, पाई इलेक्ट्रॉन वाली पे। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स हमने लिख लिया, डाई बेंजीन क्रोमियम, कर लोगे। सेकंड कॉम्प्लेक्स ऐसा ही सिमिलर सा है, इसे कहते हैं फेरोसिन, इसका कॉमन नेम है फेरोसिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें आयरन का कॉम्प्लेक्स है, 2 रिंग्स हैं, साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग्स हैं, नेगेटिव वाली। अगर ये नेगेटिव है, चेक करना क्या ये एरोमेटिक बन के रेजोनेंस की वजह से 6 पाई बन जाएगा, 2 4, और ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है तो इसे भी हम ऐसे रिंग दिखा सकते हैं, और इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब ये लीगेंड का नेम है, अगर लीगेंड की बात करें, पहले मैं लीगेंड लिख रहा हूं, अगर लीगेंड की बात करें तो इसे मैं कहूंगा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आइन, है ना।
साइक्लोपेंटा डाइनाइल हो जाएगा, साइक्लोपेंटा डाइनाइल। आपको बता दिया था ऑर्गेनिक में आइड नहीं लगता, ऑर्गेनिक वाले अगर नेगेटिव है तब भी सेम ही, मिथाइल है तो फिनाइल है तो वही लिया जाता है, तो इनाइल ही कहा जाता है, इनाइल आइड लगाना जरूरी है। तो साइक्लोपेंटा डाइनाइल लीगेंड है। इसकी हिपैटिसिटी ये है कि कार्बन कितने जुड़ेंगे, तो जब ये रिंग जुड़ेगी 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो कोई एक कार्बन नहीं करेगा, हम कहेंगे 5 के 5 हैं, पांचों की इन्वॉल्वमेंट होएगी, अगर पांचों की इन्वॉल्वमेंट होएगी तो ईटा 5 है, तो इसकी हिपैटिसिटी क्या है, ईटा 5 ऐसे लिखा मिलेगा, एक मल्टीपल में चॉइस ईटा 5 कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन डोनेशन कितने की है, डोनेशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा। और फेरोसिन क्या है, फेरोसिन 2 ऐसी रिंग्स लगी हुई हैं, बीच में एक आयरन है 2 पॉजिटिव, तो अगर आयरन 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है साइक्लोपेंटा डाइनाइल के साथ तो उसे हम फेरोसिन कहते हैं। तो फेरोसिनस 2 ऐसे रिंग्स लगे हुए हैं, बीच में आयरन है, इसे कहा जाता है बिस साइक्लोपेंटा डाइनाइल आयरन ब्रैकेट 2। बिस यहां भी डाई पहले से आएगा, वहां हम डाई नहीं लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में अगर पूछा जाता है EN कितना है, तो EN आयरन का 2 पॉजिटिव है अभी, तो हम कहेंगे आयरन 2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 24 के बाद 2 लिगेंड है, एक 6 देगा, चेक करो कितने होंगे, 36 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे इसका EN निकालना आ सकता है। ये अलग से मल्टीपल के 2-3 क्वेश्चन है, एक तो डाई बेंजीन क्रोमियम का, एक फेरोसिन का। नेम याद करो, फेरोसिन क्या है, हिपैटिसिटी क्या है, नेम कैसे लिखना है, EN कैसे निकाल, ठीक है। हो जाएगा बेटा सेकंड भी। थर्ड एक है GC सॉल्ट, एक GC सॉल्ट कॉम्प्लेक्स है प्लाटिनम का, 3 क्लोरीन है और एक इसमें इथीन है, फिर से इथीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डोनेशन हो रही थी, और ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था जिसके बारे में पता चला था, GC सॉल्ट। जो डोनेशन है वो एक कार्बन से नहीं दिखाई, देखो बीच में दिखाई है मैंने, अब रिंग तो चलो यहाँ नहीं बन रही, लेकिन बीच में दिखाने का मतलब कि ये वाला प्लाटिनम इस कार्बन और इस कार्बन दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाई जो बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के हैं, एक के नहीं है, इसका भी कॉमन है इसका भी कॉमन, ठीक है। तो ये पाई और ये पाई ऐसे हो जाए, इसे कहते हैं GC सॉल्ट, कर लोगे। इसकी हिपैटिसिटी कितनी होगी, ये तो कॉमन है, इथीन है, हिपैटिसिटी कितनी है 2, डोनेशन भी कितने की है 2 की। निकालने को आप इसका कोऑर्डिनेशन भी निकाल सकते हो, प्लाटिनम आई थिंक निकल के नीचे आता है, निकल प्लाटिनम प्लेडियम वाला है ना, वैसे करके आप कर सकते, कर लोगे बेटा। GC सॉल्ट याद रखना है, हो जाएगा, 3 याद हो गए। कई बार चौथा लीगन ये मिल सकता है आपको, अलाइल, इसमें भी रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से इसका भी हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, इसे ऐसा लिखा मिलेगा, C कितने हैं 3, H कितने हैं 5, C3H5 लिखा मिलेगा, ये अलाइल लिगेंड है ना। अब अगर कभी तुम्हें, चलो तुम्हें ज्यादा डिटेल ना जाके तुम्हें ज्यादा पूछा जाए भी बताना इस लिगेंड के बारे में, रेजोनेंस की वजह से अगर पाई इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है तो एक की नहीं होएगी पाई की, सारे इकट्ठे ही हैं, इकट्ठों की होएगी, बस ये कि उसमें रिंग बनी थी, इसमें रिंग नहीं, लेकिन है तो इकट्ठे ही। तो कितने पाई हैं बता सकते हो, 4, एक नेगेटिव था ना, तो कभी ये 2 यहाँ आगे 2 इधर चले गए, इट मीन जो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं
रेजोनेंस की वजह से वो कितने घूम रहे हैं, 4 घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डोनेशन कितने की करेगा, तो कुछ एक ऐसे स्पेशल लिगेंड्स बनाए हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और पाई कई बार रेजोनेंस की वजह से 2 कार्बन से नहीं जुड़े होते, आगे 4 पे फैल जाते हैं या 6 पे फैल जाते हैं, तो जितने पे रेजोनेंस हो रहा है वो सारे काउंट करके हम मानते हैं कि सारा कॉमन ही एक बॉन्ड बनाएंगे, सारे के सारे कार्बन कितने कार्बन एक कॉमन बॉन्ड बना रहे हैं उसे कहते हैं उसकी हिपैटिसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड जितने रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेंजीन में 6 हो रहे थे, साइक्लोपेंटाडाइनल में भी 6 हो रहे हैं, जीसी में 1 ही रह गया, इथीन में इसमें 4 हो गए, तो रेजोनेंस की वजह से सारे लेने हैं आपने कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, उसके बेस पे अगर कभी आता है क्वेश्चन EN वगैरह आप निकाल हो जाएगा बेटा। समझ आ गया सिग्मा और पाई, हमें जैसे क्वेश्चन आपको बताया बस इन पे ध्यान देना है, बहुत डिटेल में नहीं आना कि इनकी बॉन्डिंग कैसे, ठीक है। आगे करें, एक स्पेशल इन्हीं में से कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उनके बारे में हमें दिया हुआ है, लिख लो आगे है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है चेक करना। अगर मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल हम कहते थे CO को, अगर CO लग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल, तो क्या उसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, तो क्या उन्हें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कह देना चाहिए। हाँ, तो इसकी बॉन्डिंग समझ रहे हैं, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मेटल के साथ CO का लिंक बना हुआ है तो इन्हें मेटल कार्बोनिल कहेंगे। थोड़ा सा टॉपिक इसके बारे में दिया हुआ है, लास्ट पे एक पेज है NCERT का जिसमें ये दिया। अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में सबसे पहले EN का एक रूल दिया हुआ है जिसे कहते हैं सिज्विक EN रूल। ये एक साइंटिस्ट है एक्चुअली, EN का रूल इसने दिया था, जो हम कहते हैं ना भी EN अगर 36 हो गया तो स्टेबल है, तो ये साइंटिस्ट ऐसे थे, ये कहते थे भी ज्यादातर मैंने जो रिसर्च किया है कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो ये ध्यान में रख के बनाते हैं कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट नोबल गैस जितने हो जाएं। तो इसने अपना रूल बना दिया भी, मेरे कॉन्ली तो ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटल ये सोच समझ के बनाएगा भी, इतने लूज कर दे, पॉजिटिव बना ले, इतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, ताकि उसका नेक्स्ट जो नंबर है, जो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो नेक्स्ट नोबल गैस जितने हो जाएं। लेकिन बाय चांस हुआ कि जो इतने इसने रिसर्च की थी 10 या 15 की, उनमें तो सारों में EN सही था, लेकिन हमने तो पीछे पढ़ा ही है कि बहुतों में EN नहीं भी लगता। तो EN रूल जरूर है, लेकिन हाँ लिमिटेड है, लगेगा कईयों पे नहीं भी लगेगा। और उनमें से ये जो ऑर्गेनोमेटालिक है ना, ये इस रूल को काफी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, मींस मैक्सिमम 90, 95, 99% तक भी हमने देखा है भी ज्यादातर मॉलिक्यूल में ये रूल फॉलो होता है, कौन सा, सिज्विक। और उनमें से एक मेटल कार्बोनिल्स हैं जो खास और स्ट्रिक्टली ज्यादातर केसेस में एक आधा छोड़ के ये फॉलो करते। तो रूल तो वही है, ये रूल क्या है, एवरी मेटल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड so that it gets electronic configuration of noble gas। किसकी कॉन्फ़िगरेशन बना ले, नोबल गैस की, so that it gets electronic configuration of noble gas, नियरेस्ट नोबल गैस जो भी उसका नियरेस्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं सिज्विक रूल। लेकिन ये प्रॉपर्ली जो फॉलो होता है हमने देखा है कि मेटल कार्बोनिल्स स्ट्रिक्टली फॉलो सिज्विक रूल, ये इस रूल को फॉलो करते हैं। बहुत सारी लिमिटेशन भी हैं, बहुत सारे हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ी है आयरन के, कोबाल्ट के, बहुत बार 35 आ गया था, बहुत बार 34 रह गया था EN, है ना, तो 36 होता था, ठीक है, लेकिन 35 वाले भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि बनते ही नहीं है।
तो हमने इसको कहा भी ठीक है तेरी बात, कि कोशिश करते हैं, वो ये कहो कि एफर्ट लगाते हैं मेटल, लेकिन सबका 36 होता नहीं है अभी, 100 में से कईयों का हो भी जाता है, कईयों का नहीं भी। लेकिन मेटल कार्बोनिल एक अच्छा एग्जांपल मिला जिसमें हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल देखे और उसमें EN रूल लगता है। तो पहला क्वेश्चन तो इसी बेस पे आया था कि हमने देखा कि मेटल कार्बोनिल स्कैंडियम से अगर स्टार्ट करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो इनके साथ कितने कितने कार्बोनिल लगेंगे हम खुद निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इवन नंबर वाले ले लो। जो इवन नंबर वाले हैं, सेकंड, फोर्थ, जो इवन नंबर वाले हैं इनके पास सीधा कार्बोनिल जब लगेगा, हमें पता भी CO पे कोई चार्ज होता है बेटा? नहीं होता, तो मेटल तो जीरो ही रहेगा। अगर इवन नंबर वाले हैं तो एक मेटल पकड़ लो, उसके इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, जितने की कमी है उस हिसाब से वो CO लगा लेगा, क्योंकि एक CO हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर मैं जिंक से स्टार्ट करूं, जिंक में अगर CO सिर्फ लगाएं कितने, तो जिंक में 30 तो है ही है, 36, इट मीन 3 से भी काम चल सकता है। बनता नहीं बनता वो अलग बात है, पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 CO लगे। निकल के साथ हमें मिलता है, ये नहीं मिलता क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन निकल का मिल जाता है CO4। तो ऐसे हमें ना क्वेश्चन दे देगा, हमें क्वेश्चन ऐसे दे देगा भी बताना, पहला क्वेश्चन आपको कहेगा भी बताना आयरन के साथ COX लगे हैं, व्हाट इज X? तो आंसर हम कहेंगे X कितना है, 5, क्योंकि हम कहेंगे आयरन में 26 तो है ही है, 36 करना है 10 चाहिए, 10 चाहिए तो एक CO अगर 2 देगा तो 5 CO 10 दे देंगे। ये बात समझ आ रही है? इट मीन CO कितने लगने चाहिए, 5। क्रोमियम में चेक करो कितने CO लगाने चाहिए, ऐसे टाइटेनियम में 7 लगने चाहिए, अगर लगेंगे तो ये भी कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब रह गए और नंबर वाले। क्या और नंबर वाले सीधा सीधा CO लगाने से EN36 कर लेंगे अपना? तो फिर और नंबर वाले कैसे करते हैं? वो कहता है और नंबर वालों के पास 2 ऑप्शंस हैं 36 करने के, करेंगे तो सही। पहला, जा तो वो कैटाइन या एनाइन बना लें, अगर किसी के पास बढ़ गए इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देगा मेटल, अगर किसी के पास कम हो गए तो एक आधा गेन कर लेगा। कैटाइन और एनाइन बना के देखते हैं। जैसे मैग्नीज के चेक करना, अगर मैग्नीज के साथ मैंने 6 लगा दिए तो यहां फिर X पॉजिटिव आपको दिखा देगा। मैग्नीज के साथ अगर 6 लगा दिए, सेकंड क्वेश्चन बन गया कि आपको कह दे भी इसमें मैग्नीज के 6 लगे हैं, तुम बताओ इसके ऊपर X चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आप देखोगे, X आ रहा है चार्ज, तो हम कहेंगे मैग्नीज के 25 हैं, 6 CO से 12 आ जाएंगे, सोचो 25 और 12 कितने हो गए, 37, लेकिन करने कितने थे? तो फिर एक क्या करेगा, लूज करेगा। इट मीन हम कहेंगे भी मैग्नीज 1 पॉजिटिव अगर बन जाता है तो ये 25 माइनस 1 24 हो जाएगा, 6 CO विल डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन, जिससे EN रूल लग जाएगा, EN कितना हो जाएगा, 36। तो हमने देखा भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अगर CO 6 है तो X क्या लग सकता है, 1 पॉजिटिव। इट मीन X की वैल्यू निकाल दी कितनी, 1। ठीक है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन बन गया। अगर तुम्हें कहता है भी मैग्नीज 6 नहीं है 5 है, फिर X निकालना, तो हम कहेंगे मैग्नीज तो 25 है, 5 CO से 10 आगे 35, 36 करना चाहता है, 1 ले ले, तो हम कहेंगे इसमें क्या बन जाता है, ये 1 नेगेटिव। तो सोल्यूशन इज कि मैग्नीज क्या बन जाए, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 25 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 26, तो 36 पूरा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं इसलिए मुझे EN रूल तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये बहुत मैटर पे नहीं लगता। लेकिन हाँ, कार्बोनिल में हम फॉलो करेंगे भी, इसमें लगता है ये, समझ आ रहा है। लेकिन सेकंड इनके पास एक और ऑप्शन भी है, हमने देखा भी कई बार ये ऐसे भी बन जाता है, डाइमर बन जाएगा Mn2CO10,
एक और ऑप्शन है, दे कैन आल्सो फॉर्म डाइमर। डाइमर यहाँ एक नई चीज आ रही है, दो मेटल आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ CO इसके साथ लग गए, कुछ इसके साथ लग गए। अब जो दो मेटल आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, याद है आपको एक डेल्टा बॉन्ड पढ़ाया था मैंने, तो ज्यादातर यहाँ डेल्टा बॉन्ड बनेगा, एक का D और दूसरे का D आपस में बॉन्ड बना के, याद है 4 के 4 ओवरलैप ऐसे करते थे, इसे कहते थे डेल्टा बॉन्ड, है ना। ऐसा एक बॉन्ड पढ़ा था ना हमने, वो हमें यहां देखने को मिलते हैं। ज्यादातर जो मेटल आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं तो उनको जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ओड है, वो ओड नंबर है, ओड नंबर है तो उन्हें एक की कमी लग रही थी, एक की कमी उन्होंने कैसे पूरी की, आपस में एक बॉन्ड बना लिया, एक शेयर कर लिया। अब मैग्नीज के 25 थे, 25 थे, तो अगर डाइमर बनता है आपस में मैग्नीज मैग्नीज का बॉन्ड बनता है, तो मान के चलो एक उसे वहां से आ जाएगा, 25 और एक वहां से आ गया 26, 36 में 10 रह गए, 10 के लिए 5 CO की जरूरत है, तो 5 CO इसे दे दिए, 5 CO इसे दे दिए, बीच में क्या बना दिया बॉन्ड। इट मीन जो इवन नंबर वाले हैं भी उन्हें तो कोई ऐसी जरूरत है नहीं, लेकिन जिन ओड नंबर जो हैं जिनके एटॉमिक नंबर, वो दो तरह अपना EN पूरा करते हैं। सिजविक कहता भी मैंने देखा है ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स दो तरह के बनते हैं, पहला या तो आइंस बन जाएंगे, केटाइन और अनाइन डिपेंड करता है, या फिर क्या बन जाएंगे, डाइमर। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट इज, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अकॉर्डिंग टू सिजविक EN रूल, according to Sidgwick EN rule, in metal carbonyls, if metal is having atomic number, odd atomic number, if metal is having odd atomic number, it will complete its EN, it will follow EN कर लो, it will follow EN either, पहला ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट, either by forming cation or anion, either by forming cation or anion, और सेकंड ऑप्शन सेकंड पॉइंट बन जाएगा, और by forming dimers, by forming dimers, या फिर क्या बना सकते हैं, डाइमर। ठीक है, ईदर केटाइन और अनाइन या फिर डाइमर। इट मींस कभी मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन मिलेंगे, अगर दोनों ऑप्शन दी हो तो अब दोनों पे टिक करोगे, फिर एक आंसर दिया रहता है बोथ A एंड B या बोथ B एंड C। ठीक है, जैसे चेक करते हैं, मान लो आपको कहता है CO, ये बना है कॉम्प्लेक्स X है, इट कैन कंप्लीट इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना करना है इसने, 36। कैसे कर सकता है, पहला बाय ए ऑप्शन फॉर्मिंग +1 केटाइन, या बाय फॉर्मिंग -1 एनाइन, या बाय फॉर्मिंग डाइमर, या फिर बोथ B एंड C। तो मुझे लगता है B और C आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोबाल्ट के पास सोल्यूशन लिखते हैं, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 27 है। तो मैं इसकी जरूरत देखता हूं भी 27 36 करना है, तो इसकी नीड कितने इलेक्ट्रॉन की है, इट नीड 36 - 27, कितने की नीड है इसे, 9 की, 9 में से 8 तो ये दे रहा है, एक और रह गया, अब एक और रह गया, या तो फिर ये एक नेगेटिव बना ले एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 36, या फिर आपस में क्या कर ले, डाइमर डेल्टा बॉन्ड बना ले, जिसकी वजह से दोनों ऑप्शन सही है, तो आंसर ऐसे दिया है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं भी, इनमें आपको क्वेश्चन या तो एक आंसर दिया होगा, दोनों दिया तो फिर बोथ वाला ऑप्शन दिया, तो हमें पता है यहाँ एक्स ऐसे बनेगा, पहला ऑप्शन या तो बनेगा कोबाल्ट
4 लगा लो, कोई बात नहीं, नेगेटिव कर दो। नेगेटिव का मतलब आगे सोडियम या पोटाशियम कोई आयन बना लेगा। या फिर ये पढ़ा है कहीं हमने, एक प्रोसेस पढ़ी थी ऑक्सो प्रोसेस। चेक करना, ऑक्सो प्रोसेस में एक कैटलिस्ट होता था ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। तो इसे बोला भी ऐसे जाता है, नेम है इसका ऑक्टा, इकट्ठे बोला जाता है। कितने हैं ऑक्टा कार्बोनिल? 2 मेटल हैं, तो डाइकोबाल्ट, ब्रैकेट में आई थिंक दोनों का ही 0 है ना, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0 हो जाएगा। तो अब हमें इसका फिर से लास्ट पे एप्लीकेशन लिखा मिल सकता है। ये ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट कहाँ यूज होता था? कैटलिस्ट। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक की एप्लीकेशन आ जाए, कर लोगे बेटा? इसका ये निकाल के देखते हैं, इसका ये कैसे निकालोगे? लिख लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बना के, कैलकुलेशन ऑफ EN ऑफ डाइमर। डाइमर का EN कैसे निकालना है? डाइमर का EN कैसे निकालना है? आप ऐसे ही इमेजिन करोगे कि जो 2 कोबाल्ट हैं 2 कोबाल्ट हैं तो EN हाफ कर देंगे। कैसे हाफ कर देंगे? 2 कोबाल्ट हैं, 2 का हो गया 2 × 27 प्लस 8 से कार्बोनिल, 8 से कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 × 2 प्लस 2 अलग से कर लो। 2 अलग से क्यों आ गए? क्योंकि ये डाइमर बना रहे हैं जो आपस में डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं, उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं हम? दोनों को मिल गए 2, एक इधर का एक इधर का, शेयरिंग हुई, वो कितने आ गए? 2। हाफ कर दो, चेक करना, अगर हाफ कर दें ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये कितना हो गया? 1 है ना। तो ये रह गया 27 प्लस 8 प्लस 1। चेक करना कितना हो गया, ठीक है। चाहे तुम अगर ऐसे सोच सकते हो तो ऐसे सोच लो भी, एक का 27, 8 इससे ले लिए, एक किससे आ गया? जो आपस में बॉन्ड बना है उससे 2 नहीं आते, याद रखो। जो आपस में मेटल मेटल का बॉन्ड बनता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, उससे कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो हम ऐसे कर लेंगे भी 1 इससे आ गया, टोटल कितने आ जाएंगे? 36। ऐसे हम EN निकाल सकते। कर लोगे बेटा? ठीक है, हो जाएगा। तो ये EN रूल लगेगा कार्बोनिल पे। कुछ एक और क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है, वनेडियम के साथ CO लगाने हैं, आपको मुझे X बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड, मैग्नीज के साथ CO X कितना है। थर्ड, कैलकुलेट EN पता करके दो। पहला, सेकंड, थर्ड, पहले में X पता करके देना आपको। X क्या हो सकता है? -1। स्कैंडियम वनेडियम 23 है, 23 को 12 तो मिल ही रहे हैं, 35 हो गए, एक रह गया तो एक नेगेटिव। ठीक है, तो हम कहेंगे वनेडियम नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि 23 + 1 24 हो जाएंगे, 12 यहां से आ ही रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। तो ऐसे हिसाब लगा लोगे इसका। ठीक है, क्लियर है बेटा? पहला। सेकंड में X कितना है? तो 10। तो हम ऐसे देखेंगे भी, मैग्नीज का अगर बॉन्ड बना लें, इसे CO देने हैं और इसे CO देने हैं, टोटल मिला के
ये ए है ये बी है और ए और बी मिला के एक्स होना चाहिए। तो हम कहेंगे भी मैग्नीज के हैं 25, 25 में से यहां से कितना इसका हिस्सा आएगा 1, ये कितने हो गए 26, 26 के बाद ये दो दो देगा, एक दो देगा तो 36 करना है, 10 चाहिए, 10 चाहिए तो कितने लगा दें 5 लगा दें, मींस ए भी 5 है बी भी कितना है 5, चेक करना x 10 आ जाएगा। तो फिर आपको ऐसे बना के देखना है, पहले लिख लेना है भी मान अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है भी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब जितना भी एटॉमिक नंबर है एक और आ गया, ये आगे। अब 36 कैसे होगा, 26 तो हो ही गया, 36 के लिए 10 और लगेंगे, 10 का मतलब कितने CO 5, 5 से दोनों को दो तो टोटल कितने दो 10, तो x कितना होगा 10। चेक करो दोनों क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि थ्योरी क्या है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड है, हमें क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे लेना है। फेरोसिन में क्या पूछा, डाइबेंजीन क्रोमियम में क्या पूछा, जीसी सोल्ट में क्या पूछा, कार्बन के कैसे क्वेश्चन, ठीक है हो जाएगा बेटा। लास्ट करते हैं EAN, निकल का बताओ 28 प्लस 8 आगे 36, कोबाल्ट का 27 प्लस 1 प्लस 8 36, मैग्नीज का 2 का मतलब फिर मैं एक मान के करूं तो एक ऐसे ले लूं भी 25 में से एक ब्रिज का आ गया 26 प्लस ये 5 इसके आधे आधे मानेंगे, 5 CO से कितने आएंगे तो कितना हो जाएगा। तो डाइमर वाले का सीधा भी निकाल सकते हो, हाफ करके भी निकाल सकते हो, जैसे तुम्हें इजी लगे हो जाएगा बेटा। तो इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कार्बन, क्लियर है। अब लास्ट पे हमने पढ़ना है थ्योरी क्या है बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल अकॉर्डिंग टू MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाना पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो ऐसे समझाना पड़ेगा। मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग कैसे होती है, हमें कहता है दो तरह के बॉन्ड बनते हैं इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड नॉर्मल बनता है मेटल को, जो C पे एक लोन पेयर है, ये इसका स्ट्रक्चर है ना CO का, कार्बन पे एक लोन पेयर है, O पे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर O का कहां गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में लगा, ये CO का स्ट्रक्चर होता है। तो एक बॉन्ड जो नॉर्मल बनता है वो कार्बन अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, जिससे नॉर्मल बॉन्ड बनता है, जो क्लासिकल लीगन, क्लासिकल मींस पुराने जो लीगन हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें बनता था, एक लोन पे डोनेट कर दिया है ना, ये नॉर्मल है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड इज नॉर्मल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by donating lone pair to metal atom। लोन पेयर किसे डोनेट करना है, मेटल को, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बॉन्ड भी बनता है, सेकंड बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है, जिसे हम बैक बॉन्ड भी कहते हैं। इस वजह से भी शायद ये हमें अलग से पढ़ाया जा रहा है अकेला मेटल कार्बोनिल। ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल का पाई बॉन्ड समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा MOT में जाना पड़ेगा, CO का एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है MOT के बेस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो MOT थोड़ा याद करते हैं, MOT के बेस पे हम कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, ऐसे याद आ रहा है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग।
ये होता था अगर इलेक्ट्रॉन 14 या लेस देन 14 है। अगर 14 से ज्यादा है तो हमें वो चाहिए नहीं, ये वाला पहले आता था, बाकी बाद में। ठीक है, हो जाएगा। ये एक नॉर्मल वाला ऑर्डर है। एस के बाद आता है पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर पी एक्स पी वाई पी जेड एंटी बॉन्डिंग। ऐसे सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन है भरो? कार्बन के 6 प्लस हो गए 8, 14 हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अगर 14 इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले में कितने जाएंगे? 2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के तो मुझे भर के कैसे निकालते थे? 4, 6, 8। ये याद है, यहाँ हंस रूल लगता है। पहले एक एक भरते हैं, 9, 10, फिर 11, फिर 12 हो गए। ये एक बार लिख लो बेटा, नहीं याद आ रहा तो। 1s 2 होते हैं, 2s 2 होते हैं, फिर पाई एक्स पाई वाई पी सिग्मा जेड, फिर पाई एक्स पाई वाई सिग्मा जेड। 3 बॉन्डिंग, 3 क्या होते हैं? एंटी। यहाँ हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये कितने आगे? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाल लें, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2, 4, 6, 8 और 10। 10 बॉन्डिंग है, -2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड 2, 6/2, 3 आ रहा है। सीओ का याद है बॉन्ड और 3 होता था। एक एक्सेप्शन लिखवाई थी सीओ पॉजिटिव की, कितना? 3.5। तो वो क्वेश्चन यहाँ यूज करेगा आपका। ठीक है, ये आ गया सीओ। अब इसमें बताओ, जब इसने बॉन्ड बनाना है, डोनेट करना है, डोनेट करने के लिए ऑब्वियसली इसका कोई ऐसा शेल जो बाहर हो और भरा हुआ हो। जो इसका सबसे बाहर वाला हो, भरा हुआ हो, वो मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से देखो कोई बाहर हो और भरा हुआ हो, कौन है वो? तो उसे अंडरलाइन कर लो, ये वाला। इसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअली एमओडी के बेस पे से नाम दिया कि पहला बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एमओडी सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? सिग्मा 2pz fid, that is homo, donate its electrons to vacant orbital of metal। तो इसलिए भी हम इसे सिग्मा कहते थे। ये एमओडी का कॉन्सेप्ट है सारा। सिग्मा कहेंगे अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, पाई कहेंगे अगर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो। ये समझ आ गया सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं, पाई भी बनता है इसमें। एक होमो एक वर्ड होता था, एक लूमो भी होता था। इसमें देखना क्या ये लूमो है? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एल फॉर लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद आ रहा है? तो इसका एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है, वो कौन सा है? पाई एंटी बॉन्डिंग। लूमो कौन सा है? पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग है। किसे याद है पाई एंटी बॉन्डिंग का शेप? ये लो, ये 2 पी है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन करके देना है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो किस तरह का ओवरलैप होगा? पॉजिटिव नेगेटिव है तो किस तरह का ओवरलैप होगा? ये किसे किसे याद आ रहा है? कौन सा इन फेज है? तो बॉन्डिंग बनेगा। ये क्या है? आउट ऑफ फेज, तो एंटी बॉन्डिंग। ये याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हमें ये तो ऐसे बनाना था कि दोनों ऊपर वाले मिल जाते हैं, एक नीचे वाले मिल जाते हैं, लेकिन यहां पे ऐसे बनता था क्योंकि मिलते नहीं है आपस में, झगड़ा है इनका, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव वाला दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। ऐसे हो गए। ये बॉन्ड कौन सा है? पाई स्टार एंटी बॉन्ड। याद है बेटा? ये
अब ये वाला पहले तुम्हें थोड़ा सा माइंड में लेके आना पड़ेगा, भी ऐसे कुछ पढ़ा था, फिर ही ये चीज समझ आएगी। कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा, एक बार घर पे जाके दोबारा पढ़ना टॉपिक, है ना, फिर समझ आ जाएगा। ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग है खाली पड़ा है, लेकिन इसका शेप देखना, क्या ऐसा शेप डी का होता है? अब जैसे ही मेटल ने सीओ के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया तो मेटल सीओ के क्लोज आ गया। अब क्या हुआ कि सीओ का एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है, कौन सा? पाई एंटी बॉन्डिंग, वो ऐसे दिख रहा है। ये क्या है? पाई एंटी बॉन्डिंग, खाली है, वेकेंट। हो सकता है मेटल में एक आधा डी क्या हो, भरा हो। अगर कोई डी भरा हुआ मेटल का, मान के चलते हैं भी स्कैंडियम से स्टार्ट करें तो D1 होता है, तो जब हम बात करें डी ब्लॉक वालों की तो उनकी तो डेफिनेशन ये है जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन हो। अगर डी खाली है तो वो तो डी ऑर्बिटल नहीं माना जाता। इट मींस मान के चलते हैं कि इसमें डी क्या है? खाली है, भरा हुआ है। तो क्या जो ऐसे होगा भी ये क्लोज आएंगे आएंगे, और भरा हुआ डी इसके खाली के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो ये कंपैटिबिलिटी की वजह से कई बार बैक बॉन्ड बन जाता है। क्या हुआ? इसके पास खाली था, इसके पास भरा था, सिग्मा की वजह से तो बाउंड है ही है, क्लोज तो आई है। जब क्लोज आए हैं तो ये इधर से भरा हुआ, दो ऑर्बिटल आ रहे हैं डी के, इधर से खाली, दोनों ऐसे नजदीक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, रोक तो सकते नहीं, तो ये आपस में करेंगे ओवरलैप, रोक नहीं ना सकते, क्योंकि बाय चांस कंपैटिबिलिटी है शेप्स की। अगर ऐसा होगा बेटा तो एक और बॉन्ड बन गया, उसमें उल्टा हो गया। पहली बार है कि मेटल, ये वाला मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल किसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है? लीगेंड को। पहली बार ऐसे हुआ। मेटल अपना बैक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बैक बॉन्ड कहते हैं। मेटल अपना भरा हुआ डी किसके साथ बना रहा है? खाली, पाई के साथ। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसे? लीगेंड। तो ये कुछ स्पेशल तरह का लीगेंड है, सीओ इसीलिए अलग से पढ़ाया जा रहा है। ये लीगेंड की खास बात क्या है कि एक बार तो इलेक्ट्रॉन दे देता है सिग्मा, लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, कौन से? पाई। तो ये दोनों काम करता है। एक ऐसा लीगेंड जो आज तक नहीं हमने पढ़ा, लीगेंड है लेकिन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ले भी रहा है। सिग्मा दे रहा है लेकिन पाई क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इस तरह का जो एक्सेप्शनल फीचर था वो आपको समझाने के लिए एक अलग से एग्जांपल दी है सीओ। हो जाएगा बेटा? तो पाई बॉन्ड कैसे बना है, यहां पे आ जाए आप। पाई बॉन्ड को बैक बॉन्ड कह रहे हैं, सारा केमिकल बॉन्डिंग का समझ आ गया। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो, पाई बॉन्ड कैसे बना है। पाई बैक बॉन्ड is formed by overlapping of, बताओ किस किस की? overlapping of vacant pi antibonding of CO with filled d orbital of metal। सिर्फ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव छोड़ दो, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 होगा, बाकी सभी में ये बॉन्डिंग होएगी, जिसकी वजह से सीओ में ज्यादातर दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। पहला बनता है सिग्मा नॉर्मल डोनेशन, बाद में एक बैक बॉन्ड बनता है, और बैक बॉन्ड एबनॉर्मल डोनेशन है। मेटल का फील्ड डी दोबारा किसे डोनेट कर देता है? सीओ। हो जाएगा बेटा? इतना क्लियर आ गया? ये चीज समझ आ गई? अब इसी के नीचे हमने इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन क्या आएंगे वो निकाल के लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। पहला इंपॉर्टेंट है ये सीओ एक स्पेशल टाइप का लीगेंड है, इसे फिर कोई अलग से नाम देना चाहिए, क्योंकि ये लीगेंड दे तो रहा ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ले भी रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला लीगेंड आज तक तो हमने नहीं देखा था। तो इसे एक स्पेशल कैटेगरी बनाएगी लीगेंड को। CO लिखो, CO is known as pi acid ligand। CO is known as pi acid ligand। इसे आप पाई एसिड लीगेंड भी कहते हो। CO is known as pi acid ligand। डेफिनेशन अलग से लिख लो, पाई एसिड की क्या डेफिनेशन है। पाई एसिड नाम लिया इसने, एसिड का मतलब जैसे लीस एसिड होते हैं, लीस एसिड होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो ये भी एक तरह का लोन पेयर एक्सेप्टर बन गया। और यही वाली बात हमें बड़ी अजीब लग रही है, अभी लीगेंड होके लोन पेयर लिए जा रहा है, इसलिए फिर इन्हें नॉर्मल से अलग रखा हुआ है, इन्हें एक नाम दिया जाता है भी ये औरों से अलग है बिल्कुल।
पाई एसिड लिगेंड, पहली बार है लिगेंड के लोन पेयर ले रहे हैं, लेकिन कौन से ले रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पाई एसिड लिगेंड। तो पाई एसिड लिगेंड क्या है, लिगेंड्स विच कैन बैक एक्सेप्ट लिखना है वर्ड, अकेला एक्सेप्ट नहीं लिखना, देंगे तो है ही, उनका वो फीचर तो है ही है, बैक एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से, उसे क्या कहा जाता है, पाई एसिड लिगेंड। कर लोगे बेटा, सीओ एक पाई एसिड लिगेंड है, और सेकंड एक करैक्टर और है, एक तुम्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन मेन पूछा जाएगा भी सीओ में इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, तुम्हारी कॉपी पे चेक करो जो लिए हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग में लिए, अगर किसी की एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं एंटी, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, तो यहाँ सीओ का नुकसान है, उल्टा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन सीओ लेना नहीं चाहता था, बाय चांस कंपैटिबिलिटी होगी, लेना पड़ा उसे। तो यहाँ सेकंड ये है कि डोनेशन जो हो रही है सीओ को, ध्यान से देख लो, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सीओ का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाए। तो सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू बैक डोनेशन, ड्यू टू बैक डोनेशन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ विल डिक्रीज, ड्यू टू बैक डोनेशन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ विल डिक्रीज, और ब्रैकेट में लिख लो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बचेगा। तो एक क्वेश्चन जो हमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, वो ये आया हुआ है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन या बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन सीओ की। नेक्स्ट टाइम में लिख लो मोर इज बैक डोनेशन, बैक डोनेशन कहां से कहां हो रही है, फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, उल्टा हो रहा है ये, मोर इज बैक डोनेशन, लेस इज बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ, सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, हो जाएगा। तो बस ये 2 पॉइंट याद है। फिर से देख लो, पहला तो एक नई तरह के लिगेंड आ गए जिन्हें क्या नाम दिया, पाई एसिड, बात समझ आ रही है, एसिड क्यों कहा आपको, क्योंकि ये ल्यूइस एसिड है, लोन पेयर एक्सेप्टर। दूसरा एक बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, मोर इज बैक डोनेशन, लेस इज बॉन्ड ऑर्डर, और बैक डोनेशन ज्यादा कहां होएगी, देखते हैं, आपको ऐसे चॉइसेस दिए हैं, मान लो तुम्हें कहता है भी एक तो वनेडियम के साथ सीओ लगे थे 6, तो याद करो हमने नेगेटिव बनाया था, मैग्नीज के साथ सीओ लगे थे 6, तो हमने आई थिंक पॉजिटिव बनाया था ना, क्योंकि 36 पूरा तभी हुआ था ना, मैग्नीज के 25 एक पॉजिटिव, 24 में से 12 ये आ गए, वनेडियम के 23 एक नेगेटिव, 24 12 ये आ गए, ऐसे बनाए थे वनेडियम मैग्नीज, बीच में क्या रह गया, क्रोमियम, क्रोमियम के 24 हैं, बताना सीओ कितने लगे थे, 6, इसी से काम चल गया था। आपको कहता है तीनों में क्या सीओ का बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क आएगा, तो हम कहेंगे बैक डोनेशन तो तीनों में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में एक जैसी बॉन्डिंग है, लेकिन आगे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, कौन सा मेटल है जो सीओ को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला भी, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होएगी वो बैक डोनेशन क्या दिखाएगा, ज्यादा, जिसके पास पहले ही पॉजिटिव है वो डोनेट करने का इच्छा नहीं रखता, तो ज्यादा बैक डोनेशन वी नेगेटिव की ज्यादा बैक डोनेशन है, फिर क्रोमियम की है, फिर किसकी है, मैग्नीज पॉजिटिव। तो ये एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन है, एक्सटेंट ऑफ बैक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ हमें बार बार कई एग्जाम में, तुम्हें बुक्स में मिलेगा, ये अलग अलग दे दिए, सारी सीओ 6 हैं, हमें फिर भी पूछा जा रहा है भी बताना इसमें सीओ किसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किसमें कम, तो हम देखेंगे भी ज्यादा डोनेट करता है कम डोनेट करता है, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा डोनेट वाले में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, लीस्ट, बॉन्ड ऑर्डर लीस्ट है ना, ज्यादा डोनेट, एंटीबॉडी में क्या बॉन्ड ऑर्डर लीस्ट, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम।
कर लोगे? तो कोई मुझे CO की बॉन्ड लेंथ बता सकता है? इसमें बॉन्ड लेंथ फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑर्डर लिखना है। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो ये आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तुम बता रहे हो सेकंड का, फिर बता रहे हो थर्ड का, फिर बता रहे हो फर्स्ट का। ये चेक करना, बॉन्ड ऑर्डर यही आया मैक्सिमम, दूसरे नंबर पे सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आ गया, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ रिलेट करो, उल्टा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन थोड़े से आ जाएंगे। बस एक चीज याद रखनी है, BCO में जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है कि मेटल दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करता है, लेकिन जो बैक डोनेशन होती है वो पाई एंटी बॉन्डिंग में होती है। जितना ज्यादा बैक डोनेशन उतना बॉन्ड ऑर्डर CO का क्या हो गया? कम। तो ये दो बातें हैं जो आपने सीख। हो जाएगा बेटा? कर लोगे? तो इतना पढ़ाओ और कल NCERT ले आओ। ठीक है, इतना पढ़ के आओ। और बुकलेट के क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। आज जाके फर्स्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट खत्म करो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का तो कोई टेस्ट बात ही नहीं हुई। हाइड्रोकार्बन के टेस्ट की तो कोई बात नहीं हुई बेटा। नेक्स्ट टेस्ट जो सीरीज का है वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे हमारा P ब्लॉक अगर स्किप हो गया तो उसके बाद जो भी है वो होगा। हाँ अच्छा, हाइड्रो 16 को ही होगा, 16/10 को हाइड्रोकार्बन वाला।